आप कहते हैं तो मैं अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को लेटर भी लिखता हूँ, और लेटर में लिख के एक खास बात के लिए मेंशन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके साथ वाले किसान जो आपको समर्थन दे रहे हैं, आप उनको लेकर रामलीला मैदान के अंदर आइए और एक और अपने साथ अपने पत्तल चाट पत्रकारों को बिठाइए, और एक और आप भी बैठिए। आपके पास कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है क्योंकि इस कृषि काले कानून बिल को लेकर, क्योंकि आपने 1950 से लेकर 1960 का एक्ट रीड नहीं करा है जो अमेरिका और यूरोप के अंदर इस काले कानून को लेकर लगा था। आपने 2006 के अंदर APMC एक्ट नहीं रीड करा बिहार का। तो इसीलिए अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आइए ना रामलीला मैदान में, एक और आपके पत्तल चाट पत्रकार बैठेंगे, दूसरी ओर देश के कृषि कानून को लेकर देश के किसान बैठेंगे। प्रधानमंत्री महोदय तो कहते हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। अब जो आदमी गधे से प्रेरणा ले रहा है, देश की क्या हालत करेगा सोच लो आप। समझ रहे हैं ना। देश के किसान के पास समय नहीं है, और इतना फालतू नहीं है देश का किसान कि यहाँ आकर अपनी जान को गंवाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है पहले यहाँ से वापस जाएगा और इंतजार करेगा, सरकार से कहेगा मोदी जी आपने चुनाव कर लो, और जब आपके चुनाव पूरे हो जाएं तो एक बार हमें फोन कर देना, हम दोबारा आके यहाँ बैठ जाएंगे। हैं आपके गुलाम हैं हम, हैं कि जब आपके चुनाव पूरे हो जाएंगे तब हम वापस यहाँ आके बैठें, और जब आपके चुनाव हो तो उठ के खड़े होकर चले जाएं। आपके इशारों पे चल रहे हैं क्या? ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं है कार्यकर्ता जो 100-100 रुपए में 200-200 रुपए में लेके आ जाते हैं। ये देश का किसान है। होल्ड की बात को त्यागिए और इस काले कानून को वापस लेने की बात करिए। हाँ अब बताइए, देश के किसान से एक सौदा कर लिया जाएगा कि अगर आपकी जमीन आपको 50 रुपए में आप दे रहे हैं देश के किसान को, तो चाहे वो उस जमीन से 50 करोड़ पैदा करें, चाहे 50 लाख पैदा करें, चाहे 50 रुपए ही पैदा करें, लेकिन देश के किसान को मिलना 50 रुपए ही है। दूसरी बात, इस काले कानून से देश की सरकार ये भी नहीं पता लगा पाएगी कि आखिर किसने और कितनी जमाखोरी कर रखी है और कहाँ कर रखी है। बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर क्लब खुल गए, मॉल खुल गए, पब खुल गए, बार खुल गए, तमाम शोरूम खुल गए, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे भैया? मतलब स्कूल के अंदर ही सारा कोरोना है, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोरोना है, ना भाजपा कार्यालय में कोरोना है, ना बंगाल चुनाव में कोरोना, ना बिहार चुनाव में कोरोना। सारा कोरोना स्कूल के अंदर बैठा है, और जैसे ही स्कूल का ताला खुलेगा कोरोना उड़ के बाहर आ जाएगा, है ना। इसलिए स्कूल नहीं खुले क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके तो सारे ही नेता अनपढ़ गवार है, तो उन सवालों का जवाब कहाँ से देंगे? अगर देश की जनता पढ़ लिख जाएगी तो उसके दिमाग में ये नहीं आ जाएगा कि भैया अगर हमारे देश की सरकारी संपत्ति बिक रही है तो आखिर क्यों बिक रही है, उनका कारण क्या है। अरे भैया, ना हम कोई युद्ध लड़ रहे, ना हम कोई जंग लड़ रहे, और फिर भी हमारे देश की संपत्तियां बिक रही हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है देश के अंदर जो संपत्तियां बेची जा रही हैं? इस बात का भी तो जवाब दीजिए आप। किसानों को कि हम 1.5 साल के लिए कानून को रद्द कर देते हैं और एक कमेटी बना देते हैं, तो क्या लग रहा है सरकार की तरफ झुक रही है सरकार? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस तीनों कृषि विधेयक काले कानून को रीड करेंगे तो सबसे पहले जो देश की सरकार इसको लेकर कह रही है कि इससे जो मंडियां हैं, मंडियों की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। असल में अगर आप तीनों काले कानून को अच्छी तरीके से रीड करें तो मंडियों का तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात सरकार की यहाँ गलत हो जाती है। दूसरी बात, देश की सरकार ने नोटबंदी लाने से पहले ये देश नोटबंदी GST को पूर्ण रूप से भुगत चुका है। जब नोटबंदी लाई गई थी तो लाखों मासूम जान इस नोटबंदी के तहत चली गई थी। देश के तमाम वो लोग जो दिन प्रतिदिन कमाते हैं अपना और अपने परिवार का घर का खर्चा चलाते हैं, उन लोगों की आजीविका पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। रातों रात GST लाई गई। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या GST लाने के बाद देश की GDP में, देश की इकोनॉमी में कोई फायदा हुआ? आपको देश की इकोनॉमी आज बढ़ती हुई नजर आई? डेड हो चुकी है देश की इकोनॉमी। आज देश की वो हालत है कि भारत देश के अंदर तमाम कंपनियां बेची जा रही हैं। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो BSNL हो, MTNL हो, एयर इंडिया हो, चाहे तमाम तरीके की कंपनियां हो, वो बेची जा रही हैं। और उसके बाद सिर्फ एक ही उद्योगपति के हाथ में, चाहे वो आप अंबानी कह लें चाहे अडानी कह लें, सिर्फ 2 ही उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश की तकदीर थमाई जा रही है। यही सेम प्रोसेस देश के किसान के लिए लाया गया। देश के किसान को भी जो है वो बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की गई। एक बात मुझे आप बताइए, देश के किसान से एक सौदा कर लिया जाएगा कि अगर आपकी ज़मीन आपको 50 रुपए में आप दे रहे हैं देश के किसान को, तो चाहे
वो उस ज़मीन से 50 करोड़ पैदा करें, चाहे 50 लाख पैदा करें, चाहे 50 रुपए ही पैदा करें, लेकिन देश के किसान को मिलना 50 रुपए ही है। दूसरी बात, इस काले कानून से देश की सरकार ये भी नहीं पता लगा पाएगी कि आखिर किसने और कितनी जमाखोरी कर रखी है और कहाँ कर रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं रहेगा। तो आप देश के किसान को उसी के खेत में कैसे बंधुआ मजदूर बना सकते हैं? दूसरी बात, इस देश की कौन सी कमेटी को आप गठित करेंगे? देश की किसी भी संस्था पर देश के लोगों को विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि देश के लोगों का विश्वास देश की न्यायपालिका से भी खत्म हो चुका है। उसका कारण ये है कि अगर देश के अंदर कोई बलात्कार करता है, आप ये देखिए, निर्भया के दोषियों ने निर्भया के साथ बलात्कार करा तो उसको फांसी की सजा हुई, लेकिन वो फांसी की सजा सुनाने में एक लंबा पीरियड लग गया, ठीक है, लेकिन फांसी की सजा हुई, बिल्कुल हुई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन वही बलात्कार करने वाले कुलदीप सिंह सेंगर भी थे, चिन्मयानंद भी थे, नित्यानंद भी थे, राम रहीम भी थे और आसाराम भी थे। तो देश की न्यायपालिका ने उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं दी? मतलब आपके कहने का मतलब है कि जुडिशरी के तहत, अकॉर्डिंग टू जुडिशरी, अगर बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी के तख्ते पर लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला अगर राम रहीम, आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर जैसा एमएलए हो तो बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। मतलब एक ही सिस्टम के अंदर दो अलग अलग लोग कैसे हो सकते हैं? एक ही व्यक्ति के लिए कैसे हो सकते हैं आप? मुझे ये बताइए ना। तो देश की जुडिशरी पे कैसे बिलीव होगा? दूसरी बात, जब देश के किसान दिल्ली, भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं तो उनको रोकने के लिए देश की सरकार कटीले तार लगवाती है, उनको रोकने के लिए कोबरा वायर्स का प्रयोग करती है, वाटर कैनन का प्रयोग करती है, आंसू गैस के गोलों का प्रयोग करती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, अगर आप रीड करें आर्टिकल 19 को, तो देश का संविधान आपको और मुझे आज़ादी देता है प्रोटेस्ट करने की शांतिपूर्ण तरीके से। जब देश के किसान ने किसी सरकारी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई, किसी तरीके का हथियार उनके हाथ में नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई पिस्टल नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई कट्टा नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई तीर नहीं, कोई भाले नहीं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ आर्टिकल 19 का आपने कैसे उल्लंघन कर दिया, जो आपने देश के किसान को प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं दी। और एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर रामलीला मैदान बनाए गए हैं, तमाम तरीके के मैदान, जंतर मंतर जैसी जगह, वो किस लिए बनाई गई हैं? वो प्रोटेस्ट करने के लिए बनाई गई हैं। रामलीला मैदान को शादी फंक्शन के समारोह के लिए तो बनाई नहीं गई है। सरकार कह रही इतनी कैपेसिटी नहीं है ना जंतर मंतर के, रामलीला मैदान की जितनी जनसंख्या में किसान आ गए हैं। एक बात मुझे बताइए, देश के प्रधान, नहीं एक मिनट, अरे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल निश्चित तौर पर खराब हो सकता है। आपके लॉ एंड ऑर्डर की मैं बताता हूँ, आपकी जब गवर्नमेंट के ही लोग, आपके नेता जब आपके लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाते हैं, तब आपके लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आते। लॉ एंड ऑर्डर्स क्या आपको इस बात की परमिशन देता है कि आप एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ में बलात्कार करो? तब आपके लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां नहीं उड़ती। जब आपके नेता रातों को सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, सरकारी संपत्तियों को तोड़ते हैं, तब आपके लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां नहीं उड़ती। बस के अंदर अगर आप एक सीट को फाड़ दें तो आपको पुलिस उठाकर अरेस्ट कर देती है, क्योंकि आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मतलब अगर आप एक बस की गद्दी को फाड़ दें तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन आप बिना पूछे उस सरकारी संपत्ति को बेच दें, तब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां चला जाता है? मोहित, ये जो सरकार ने कहा है कि 1 से 1.5 साल तक के लिए हम इसे होल्ड पर रख देते हैं इस बिल को, तो क्या ये सरकार ये चाह रही है कि 1.5 साल के अंदर जो 5-6 राज्यों में चुनाव होने हैं, बिल्कुल लागू हो जाए? गवर्नमेंट चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से देश के किसान का मसला हम शांत कर दें, उसके बाद हम एक बार बंगाल का चुनाव देख लें, यूपी का चुनाव देख लें और दिल्ली के अंदर होने वाले काउंसलर के इलेक्शन को देख लें। इन तमाम इलेक्शंस को जीतने के बाद देश की सरकार वापस से इस प्रोटेस्ट को शुरू करेगी। ये इस बात की गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया कि 1.5 साल तक का हम आपको इसको होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने का मतलब क्या होता है? सरकार हमें यूं तो दिलासा नहीं दे रही कि भाई हम इसको लागू नहीं करेंगे। देश के किसान ने, नहीं, आप एक बात मुझे बताइए ना, इस आंदोलन के चलते कई माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, इतने सारे 100 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो गए। अगर देश के किसान को सरकार को इस कानून को होल्ड ही करना था तो पहले होल्ड कर देती। मतलब 100 किसानों की जान जो गई वो व्यर्थ गई क्या? तो ऐसे कैसे उठ जाएगा देश का किसान? नहीं, अगर 1.5 साल के लिए होल्ड पे मान जाते हैं किसान, तो इसका मतलब तो तय है कि किसानों ने मान लिया कि 1.5 साल बाद यही जो बिल है ये लागू हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल, देखिए रोज रोज देश के किसान के पास, देखिए रोज रोज देश के किसान के पास समय नहीं है और इतना फालतू नहीं है देश का किसान कि यहाँ आकर अपनी जान को गंवाएगा।
मतलब आपके कहने का मतलब है पहले यहाँ से वापस जाएगा और इंतजार करेगा, सरकार से कहेगा मोदी जी अपने चुनाव कर लो और जब आपके चुनाव पूरे हो जाएं तो एक बार हमें फोन कर देना, हम दोबारा आके यहाँ बैठ जाएंगे। हैं आपके गुलाम हैं हम, हैं कि जब आपके चुनाव पूरे हो जाएंगे तब हम वापस यहाँ आके बैठें और जब आपके चुनाव हो तो उठ के खड़े होकर चले जाएं। आपके इशारों पे चल रहे हैं क्या? ये आपकी भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं है कार्यकर्ता जो 100-100 रुपए में 200-200 रुपए में लेके आ जाते हैं। ये देश का किसान है। होल्ड की बात को त्यागिए और इस काले कानून को वापस लेने की बात करिए। हाँ, होल्ड पे नहीं कि आपके चुनाव के लिए आपको समय दे दिया जाए। सरकार ये भी कह रही है ना कि जो किसान हमारे समर्थन में, उनका भी तो सम्मान करना चाहिए। कहाँ हैं आपके समर्थन में किसान? कहाँ हैं आखिर आप उन? चलो ठीक है, आप एक काम करिए ना, एक आमने सामने की सभा करने के लिए रेडी होइए और आप कहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को लेटर भी लिखता हूँ और लेटर में लिख के एक खास बात के लिए मेंशन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके साथ वाले किसान जो आपको समर्थन दे रहे हैं, आप उनको लेकर रामलीला मैदान के अंदर आइए और एक और अपने साथ अपने पत्तल चाट पत्रकारों को बिठाइए और एक और आप भी बैठिए। आपके पास कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है क्योंकि इस कृषि काले कानून बिल को लेकर, क्योंकि आपने 1950 से लेकर 1960 का एक्ट रीड नहीं करा जो अमेरिका और यूरोप के अंदर इस काले कानून को लेकर लगा था। आपने 2006 के अंदर APMC एक्ट नहीं रीड करा बिहार का। तो इसीलिए अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आइए ना रामलीला मैदान में, एक और आपके पत्तल चाट पत्रकार बैठेंगे, दूसरी ओर देश के कृषि कानून को लेकर देश के किसान बैठेंगे। बिना पढ़े लिखे बना देते हैं क्या कानून ये? अरे एक बात मुझे बताइए, अगर इनके पास इतना, आप ये सोच के देखिए ना, इन्हें आत्मनिर्भर बोलने के लिए जब पत्रकार की आवश्यकता होती है, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल पाते हैं। तो आप एक बात बताइए, जहाँ से इनकी डिग्री आई है, डिग्री पे तो सवाल खड़े ही होंगे। अब अगर आप एक बात मुझे बताइए, कोई आदमी आपसे कहे आकर कि मैंने PhD कर रखी है और आप उससे पूछ लें कि बेटा PhD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो अगर वो यही ना बता पाए तो काय बात की PhD। तो जो आदमी इंग्लिश में ये नहीं बोल पा रहा, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहा, एक दूसरा नेता है जो आत्मनिर्भर नहीं बोल पा रहा, वो काय बात के पढ़े लिखे, समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय तो कहते हैं कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूँ। अब जो आदमी गधे से प्रेरणा ले रहा है, देश की क्या हालत करेगा सोच लो आप। समझ रहे हैं ना? तो पूरे देश को, और दूसरी बात अभी आपने देखा भी होगा, जब देश के लोगों को गरम मसाले में गधे की लीद मिलाकर खिलाई जाएगी तो लोगों के दिमाग में गधे जैसा दिमाग ही भरेगा और कुछ तो भरेगा नहीं। एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर क्लब खुल गए, मॉल खुल गए, पब खुल गए, बार खुल गए, तमाम शोरूम खुल गए, स्कूल क्यों नहीं खुल रहे भैया? मतलब स्कूल के अंदर ही सारा कोरोना है, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोरोना है, ना भाजपा कार्यालय में कोरोना है, ना बंगाल चुनाव में कोरोना, ना बिहार चुनाव में कोरोना, सारा कोरोना स्कूल के अंदर बैठा है। और जैसे ही स्कूल का ताला खुलेगा कोरोना उड़ के बाहर आ जाएगा, है ना? इसलिए स्कूल नहीं खुले क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और इनके तो सारे ही नेता अनपढ़ गवार है, तो उन सवालों का जवाब कहाँ से देंगे? अगर देश की जनता पढ़ लिख जाएगी तो उसके दिमाग में ये नहीं आ जाएगा कि भैया अगर हमारे देश की सरकारी संपत्ति बिक रही है तो आखिर क्यों बिक रही है, उनका कारण क्या है? अरे भैया, ना हम कोई युद्ध लड़ रहे, ना हम कोई जंग लड़ रहे, और फिर भी हमारे देश की संपत्तियां बिक रही हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है देश के अंदर जो संपत्तियां बेची जा रही हैं? इस बात का भी तो जवाब दीजिए आप। चलिए।